आज के सेशन में ना इस डिज़ाइन को हम पूरा डिस्कस करते हैं। पहले तो डिज़ाइन डिस्कस करेंगे, उसके बाद डिज़ाइन को देखेंगे किस तरीके से हम इसको स्टार्ट करते हैं और फिर इसको हम HTML स्टार्ट करेंगे। लाजमी सी बात है, ये पूरी एक सेशन में तो नहीं बन सकती, तो फिर हम इसकी स्टेप बाय स्टेप लेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल आज के स्टेप के अंदर हम हेडर बना देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम हीरो एरिया बना देंगे, उसके बाद हम कुछ सेक्शंस बना देंगे। जैसे कि अगर हम देखें तो सबसे पहले डिज़ाइन को एक्सप्लोर करें। डिज़ाइन में हमारे पास क्या है, सबसे पहले एक डिसेंट सा हेडर बना हुआ है जिसके अंदर सर्च बॉक्स भी है, यानी कि आप यहाँ पे सर्च बॉक्स बनाएंगे। ये सर्च बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे आप कुछ प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे साइन अप के 2 लिंक है, सिंपल लिंक हैं। ये आपके पास प्रॉपर एक स्प्रेड आउट नेविगेशन बनी हुई है। उसके बाद यहाँ आपके पास स्लाइडर बना हुआ है, जहाँ स्लाइडर के ऊपर यहाँ की इसकी पेजिनेशन है और यहाँ पर स्लाइडर की नेविगेशन है। यहाँ दिखाया गया इसके अंदर डिफरेंट 5 स्लाइड्स हैं। आपको अगर नंबर दिख रहे हो तो 1 2 3 4 5 बहुत लाइट हुए हैं। और उसके बाद हमारे पास ये सेक्शन है, इसके अंदर इन्होंने कैटेगरीज डिफाइन की हुई हैं प्रोडक्ट की, स्प्रिंग कलेक्शन, समर कलेक्शन एंड विंटर कलेक्शन। उसके बाद यहाँ पर हमने कुछ प्रोडक्ट डिफाइन किए हुए, लाइक डिज़ाइन किए हुए हैं। फीचर्ड प्रोडक्ट इनका नाम दिया है। प्रोडक्ट का नाम कुछ खास नहीं है, लॉरम एप्सम डमी नाम दिया हुआ है, डमी प्राइस $199 लिखा हुआ है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर एक हमारा वर्चुअल टूर जो है स्टोर का, वो डिज़ाइन हुआ हुआ वर्चुअल टूर, लाइक गूगल मैप अगर आप देखते हैं 3D के अंदर तो टूर करा रहा होता है, इस तरीके का है। वीडियो, आप इसकी जगह पे वीडियो लगाना चाहें वीडियो लगा सकते हैं। डिज़ाइन डिपेंड करता है किस तरीके की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आप नीचे आते हैं सेक्शन, तो यहाँ 2 कॉलम वाइज डिज़ाइन बना हुआ है। स्टोर 1 यानी कि अगर इनके मल्टीपल स्टोर्स हैं तो ये बताएंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल एक मेरा स्टोर लकी वन के अंदर है, दूसरा स्टोर हमारा मिलीनियम के अंदर है, तीसरा हमारा डॉल्मेन के अंदर है, तो ये बता सकते हैं इस तरीके से। फिर यहाँ पर इन्होंने कुछ रीसेंट क्लाइंट्स के नाम दिए मैं कि जिस तरीके से कहाँ पे कौन से हमारे किन के क्लाइंट के साथ हमने काम किया है। फिर एट द एंड वेरी बॉटम पे हम जब आते हैं तो यहाँ हमारे पास फूटर्स है। फूटर के अंदर इन्होंने क्विक लिंक्स दिए हैं, होम, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, स्टोर्स, बॉयज़ सूट्स, ड्रेस शर्ट, शूज़, कॉन्टैक्ट डिटेल इन्होंने यहाँ मेंशन की हुई है। फॉलो सोशल मीडिया के आइकॉन्स हैं। एंड देन यहाँ पर एक सब्सक्राइब फॉर न्यूज़लेटर, यहाँ पर एक ईमेल बॉक्स बनेगा। यहाँ पर ईमेल बॉक्स बना के ईमेल के अंदर ईमेल पुट करके जब आप आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये सब्सक्रिप्शन हो जाएगी इनकी न्यूज़लेटर पे। यानी कि जैसे ही कोई नया, जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो जैसे ही कोई नया प्रोडक्ट इनके वेबसाइट पर आएगा तो आपको नोटिफाई करा दिया जाएगा ईमेल के थ्रू। सो अब डिज़ाइन को हमने देख लिया, अब हम चलते हैं इसको डेवलप करने के थ्रू। सबसे पहले हम इसका एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। फ़ोल्डर का स्ट्रक्चर आप लोग को पहले ही पता, लेकिन अगर नहीं तो मैं दोबारा से कॉपी कर वो बना लेता हूँ फ़ोल्डर। इसका नाम मैं रख देता हूँ, डिज़ाइन का नाम है मेरे टर्टल सूट स्टोर, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ टर्टल सूट। ये अब प्रॉपर वेबसाइट बनाते हैं तो एक प्रॉपर वेबसाइट का फ़ोल्डर रखते हैं ताकि हमारे जितना भी इक्विपमेंट, जितने भी इसके अंदर सारी चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हमारे एक ही फ़ोल्डर के अंदर मौजूद हो, हमें यहाँ वहाँ नहीं जाना पड़े। क्लियर है ये चीज़? तो अब यहाँ पे सबसे पहले आप फ़ोल्डर बनाएंगे, उसका नाम क्या देंगे, हायरार्की के हिसाब से एसेट्स के बाद आप जाएंगे उसका फ़ोल्डर बनाएंगे, न्यू फ़ोल्डर कौन सा होगा, CSS। बाकी 3 फ़ोल्डर कौन से होंगे, एंड द लास्ट वन इज़ फॉन्ट्स हम इसलिए रखते हैं, अगर हम आगे डिस्कस कर सकते हैं इसको। ये फाइल हमारे पास खुली हुई है, हम इसको सेव कर देते हैं। एंड मैं जाता हूँ इसको सेव कर देता हूँ, किस नाम से सेव करेंगे, index.html के नाम से। सो मेरा यहाँ पे सेव हो गई ये फ़ाइल और मैं यहाँ पर HTML लिखता हूँ। तो HTML में कॉपी कर लेता हूँ वहाँ से एक जगह से, ताकि मेरा प्रॉपर टॉप का जो एरिया है मेरा यहाँ से आ जाए। सॉरी, गलत कॉपी कर लिया मैंने। ये इस एरिया को कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइम सेव हो सके। टर्टल सूट स्टोर हमारी वेबसाइट का नाम है। इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये हमने दोबारा लिखना है। ये हमारा हेड हो गया। हेड के बाद हमारे पास क्या होता है, बॉडी होती है। बॉडी आ गई और हमारा लास्ट में क्या क्लोज होता है, HTML हम क्लोज कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने एक फ़ाइल लिंक कराई हुई है, एसेट CSS स्टाइल शीट
स्टाइल डॉट सी एस एस, उसका टाइप बताया हुआ टेक्स्ट सी एस एस और स्टाइल शीट बताया। अब इसके हमारे पास फाइल जो है वो मौजूद नहीं है, तो हम क्या करते हैं, फ़ाइल बना लेते हैं, कंट्रोल एस करते हैं इस फाइल को, न्यू फाइल लेने के बाद, और सी एस एस में आगे क्या करते हैं, स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से उसको सेव कर देते हैं। ये दोनों फाइल हमारी बन चुकी हैं और एक सेव भी हो चुकी हैं। तो अब हम वापस आ जाते हैं अपने फ़ोल्डर में और इसको रन करके देखते हैं। जब हमने यहाँ से रन किया तो यहाँ पे हमारा टाइटल जो है वो आ चुका है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब हमने एक हेडर बनाना है। हेडर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हेडर को यूज़ करेंगे। सबसे पहला काम आप ये करें कि एक डिव बना लें और इसको आप दे दें, उसका नाम दे दें रैपर या मैन रैपर, वटेवर आपको जो बेहतर लगे। ये आपने यहाँ बना दिया। आप देखें हेडर बना देंगे। हेडर बनाने के बाद हेडर को भी आप क्लास दे दें। क्लास का और इसका कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ मैं पहले, क्लियर है क्लास का कॉन्सेप्ट। क्लास बेसिकली क्या होती है, क्लास ये कि एक ये एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है जिसके जरिए आप ना अपने एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने इस क्लास के अंदर हेडर एक नाम दिया है मैन रैपर को, और मैं CSS में जाके कुछ स्टाइल देता हूँ, तो CSS को कैसा पता चलेगा, HTML को कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर इस एलिमेंट को स्टाइल करना है। तो वो एक यूनिक नेम देने के बाद तो CSS को पता चलता है कि ये जो CSS मेरी फाइल में राइट डाउन की गई है, ये किस एलिमेंट के लिए की गई है, क्लास। अब इसको मैं थोड़ा सा आसान करता हूँ आपके लिए। देखें, क्लास जब आप HTSS में कॉल कराते हैं ना तो डॉट से कराते हैं, जैसे कि मैन रैपर से आप क्लास को कॉल करते हैं, ठीक है। कोई भी क्लास कॉल कराएंगे डॉट लगाएंगे और आगे जो आपकी क्लास रखी होगी पीछे जाकर वही क्लास आप यहाँ रखेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ क्लास क्या रखी है, मैन रैपर, और मैं यहाँ रख देता हूँ मैन हेडर के नाम से क्लास रख देता हूँ। तो मैं ये वाली जो मेरी क्लास है ना, अगर मैं यहाँ CSS में कॉल कराऊंगा ना तो मैं डॉट लगा के कॉल कराऊंगा, क्योंकि मैं क्लास कॉल करा रहा हूँ। CSS को बताना है कि मैं क्लास कॉल करा रहा हूँ। अगर मैं खाली टैग कॉल कराना चाहूँ तो मैं खाली टैग लिख सकता हूँ, सही। खाली टैग भी लिखूँगा तो सिर्फ मेरा यही टैग क्लियर है। लेकिन अब देखें, जब हम आगे टर्न बाय टर्न आगे जाएंगे, हमारी वेबसाइट के अंदर बहुत सारी डिव्स आने वाली हैं। तो अगर मैं खाली डिव को कॉल कराता हूँ, इसके डिव लिखकर बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ रेड, तो क्या होगा, जितनी भी डिव मेरी वेबसाइट पे लगे होंगे सारी रेड हो जाएंगी। तो उसके लिए मेरे को क्या मजबूरी है, मैं क्लास बना लेता हूँ। तो जिस डिव की क्लास होगी मेक इट रेड या रेड, वो वाली ही रेड होगी, अदरवाइज जो जितनी भी डिव्स होंगी वो रेड नहीं होंगी। तो इसलिए अब मुझे 3 डिव बनानी है पूरी वेबसाइट के अंदर। 15 डिव्स हैं, लेकिन मुझे 3 जो डिव्स हैं वो बनाना चाहता हूँ, सिर्फ वो जो है रेड कलर की बजाय। तो मैं एक क्लास बनाता हूँ रेड, CSS में जाता हूँ डॉट रेड डिफाइन करता हूँ और उसके आगे लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड। वो जो है ना क्लास जो है मैं उन तीनों डिव्स में रहता हूँ, तो 3 क्लास जो है क्या हो जाएंगी, रेड हो जाएंगी, और जो 12 बचेंगी वो रेड नहीं होंगी, सही है। आप क्लास को मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ID को नहीं यूज़ कर सकते। ID कोशिश करें आप यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन वो एरर होता है। अब आप इसको हेडर की ID दे देते हैं। अब ID कैसे यूज़ कराएंगे CSS में, ID यूज़ कराने का तरीका है हैशटैग। हैश लगाएं और हैश लगाने के बाद इस तरीके से आप अपना जो ID है उसको भी यहाँ पर CSS में कॉल करा सकते हैं। तो यहाँ पर आप 4 मेथड हम पढ़ चुके हैं। पहला मेथड हो गया, सॉरी इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से नीचे लिख देता हूँ। पहला मेथड हो गया आपका क्लास को किस तरीके से हम कॉल कराते हैं, यहाँ पर डॉट के थ्रू हम क्लास को कॉल कराते हैं। अगर हमारे को क्लास के अंदर क्लास कॉल करानी है तो मैन रैपर के अंदर मैन हेडर आना है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मैं पहले मैन रैपर को कॉल कराऊंगा, उसके बाद बोलूँगा इसके अंदर जो मैन हेडर है वो अलग वाले हेडर को पकड़ लो। तो अब वो क्या करेगा, पहले मैन रैपर को ढूंढेगा और मैन रैपर के अंदर जो है मैन हेडर की क्लास होगी उसको ढूंढेगा। मसलन पहले वो HTML में जब जाएगा तो भाई मैन रैपर ये रहा, इसके अंदर अगर मैन हेडर है, हाँ ये रहा, इसको बैकग्राउंड रेड कर दो, क्लियर है। इस तरीके से ये होगा। अब ये हो गया आपका टैग से कॉल कराने के लिए। जो भी टैग आपने टैग हम इसलिए ज़्यादातर यूज़ नहीं करते कि बहुत सारे टैग ना रिपीटेटिव यूज़ हुए हुए होते हैं, तो टैग को हम इसलिए यूज़ नहीं करते। अगर आप में श्योर हो कि भाई हेडर का टैग मेरी वेबसाइट में दोबारा कहीं नहीं आने वाला, आप हेडर पे CSS दे दो, इट्स ओके फॉर मी और फॉर यू। लेकिन आपका इन केस किसी और डेवलपर ने कल को हेडर का टैग ऐड कर दिया, आपने नहीं किया, आपकी वेबसाइट के ऊपर आप मशरक 2-4 डेवलपर साथ काम कर रहे हैं, आपने ये सोच के हेडर की CSS की थी कि हेडर का टैग एक ही बार आएगा, लेकिन आज मैं आपकी वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ, मुझे लगा कि यहाँ पे ज़रूरी है हेडर का टैग लगाना। जैसे ही मैं हेडर का टैग लगाऊंगा ना, आपकी वाली CSS मेरे वाले पे अप्लाई हो जाएगी,
फिर मैं अपनी CSS लगाऊंगा तो वो आपके वाले पे अप्लाई भी हो जाएगी। तो फिर मैं वहाँ क्या करूँगा, मैं CSS को ज़्यादा बेहतर तरीका है कि मैं क्लास से यूज़ कर लूँ, क्लास की ID से यूज़ कर लूँ इन चीज़ों से। सो अब क्लास और ऐड हमारा टैग क्लियर हो गया। ID होती है एक पेज में एक ही बार यूज़ करें तो एरर नहीं आएगा। किसमें डॉट लगा है? क्लास में। ये क्लास को रिप्रेजेंट करता है। डॉट जो है क्लास का रिप्रेजेंटेटिव है। हेडर जो है, टैग जो है वो अपना इटसेल्फ रिप्रेजेंटेटिव है। ID जो है वो हैश जो है वो ID का रिप्रेजेंटेटिव है। और जो स्टेरिक है ये ईच एंड एवरीथिंग। आपने स्टेरिक लगा के बैकग्राउंड कलर कर दिया, जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं आपके वो सारे रेड हो जाएंगे, बैकग्राउंड रेड अगर आप बात कर रहे हैं तो आप इसमें ऐसा कर सकते हो कि आप देखते हो हेडर की क्लास लेते हो, आप चाहते हो हेडर के अंदर मेरे जितने भी एलिमेंट है ना वो सारे रेड हो जाएं, तो आप बार बार एक एलिमेंट को पकड़ो। मसलन आप करो डॉट हेडर H1 रेड, डॉट हेडर H2 रेड, डॉट हेडर पैराग्राफ रेड, तो टाइम लगता है। तो आप जब आपको पता है सेम सबका कलर सेम ही करना है, रेड ही करना है, तो आप क्या करो डॉट हेडर स्टेरिक रेड, एक ही लाइन में काम हो जाएगा। अलग अलग रखना है तो फिर आप अलग अलग करें, डॉट हेडर H1 रेड, H2 ब्लू, H3 ग्रीन, वट एवर यू थिंक इज गुड। बट ये मैंने आपको 4 तरीके बता दिए CSS को यूज़ करने के। करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल होता है ओपन एंड क्लोज के दरमियान, इस चीज़ को ध्यान में रखें आपसे। यहाँ पर हमारा बन गया हेडर। मैं ID हटा देता हूँ। ओके, सो अब हम इसको लेके चलते हैं आगे। और इस डिज़ाइन के लिए सबसे पहले हमने हेडर बनाया। देखिए इसमें हेडर ना छोटा बनाया हुआ इसने। देखिए 1170 का तो हमारा कंटेनर मौजूद है ऑलरेडी, सही है। 1148 यानी कि 10 पिक्सल बोथ साइड पैडिंग आ गया, 1170 का कंटेनर हमारा हो गया। लेकिन इसमें डिज़ाइन के हिसाब से ना बहुत छोटा हुआ है, तो डिज़ाइनर ने इसको छोटा किया हुआ है। कितने पे लेके गया हुआ है वो 800 समथिंग, जो मेरे ख्याल से डेवलप होने के बाद अच्छा नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 1170 पर ही रखेंगे डेवलपमेंट पे। सबसे पहले तो हम इसमें क्या करते हैं, दो रो बनाते हैं हेडर की, एक रो ऊपर वाली, एक रो नीचे वाली, ताकि हमारी चीज़ें अच्छा। अब मैंने एक हेडर बना लिया इसको, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक डिव बनाता हूँ। इसको मैं क्या कहता हूँ, इसका मैं नाम देता हूँ इनर हेडर, यानी ये डिव की ना एक इनर लेयर बना दी मैंने, ठीक है। इसके बाद मैं एक बना देता हूँ डिव क्लास हेडर रो 1, ठीक है। ये हमारी रो हो गई 1। इसके अंदर हमारे पास कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। डिव क्लास अब हेडर रो 1 कॉल 1, सही है। अब इस चीज़ को समझिएगा, मैं तीनों चीज़ों को आपको तरीके से समझाने वाला हूँ। इसको जैसे अभी हम बात कर रहे थे रिपीटेटिव एलिमेंट CSS को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ बनाया, ये मैंने क्या किया कि मतलब हेडर के अंदर रो जो है रो 1 है, उसका कॉलम 1 है, उसका कॉलम 2 है और उसका कॉलम 3 है, सही है। हेडर की रो लिखी है हेडर रो 1 है ना, 1 2 3। सो अब हमने क्या करना है, पहले वाले में हमारे पास इनपुट बॉक्स आ जाएगा, तो हम जस्ट फॉर एग्जांपल सर्च लिख देते हैं अभी के लिए, सही है, तो समझने के लिए। फिर हम इस वाले में लिख देते हैं लोगो, और थर्ड वाले में लिख देते हैं साइन अप, और इस पेज को जाके रीलोड करते हैं। तो ये 3 चीज़ें हमारे बराबर में, तो हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई, लेकिन एक दूसरे के बराबर में नहीं आई, क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर काम करना है। आप यहाँ से CSS करें, बेस्ट वे है, आपके पास कोई मसला नहीं आएगा यहाँ से करने के अंदर। देखिए यहाँ पे ना ऑटोमेटिकली एक पहले मार्जिन जनरेट हो रहा है बॉडी का, उसको आप कर दें 0। क्या कर दें, मार्जिन यहाँ करते हैं। तो उसमें एक एडवांटेज होता है इंस्पेक्ट एलिमेंट यूज़ करने का, बट जो भी आप कोड करते हैं राइट ऑन फ्रंट आपके सामने रिजल्ट मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर आप यहाँ कोड करके लेकर आते हैं, वहाँ देखते हैं, क्या बेहतरीन तरीका होगा, आप यहाँ से कोड करो,
वहाँ कर लें आप, वहाँ आपके ऊपर है हम, लेकिन यहाँ पे ये होता है लाइव रिजल्ट जो होता है आपके सामने मौजूद होता है। जैसे कि मैंने अपना बॉडी का मार्जिन बैकग्राउंड 0 किया, मार्जिन 0 किया, वो फ़ौरन 0 हो गया, सही है। और मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया इसको। अब मैं जब मैं हेडर पे आया, हमने देखा हेडर मेरा पूरा 100 पे। इसको अपना मेन रैपर को ले लेते हैं। मैं इसको मेन रैपर को ले लेता हूँ, डिस्प्ले टेबल विथ कर देता हूँ मैं इसकी 100%। ओवरफ्लो एक्स जो है वो मैं करता हूँ हिडन। ओवरफ्लो एक्स क्या होता है, जो आपने अक्सर देखा होगा वेबसाइट के नीचे स्क्रॉल आ रहा होता है इस जगह पर, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल जिसे कहते हैं, वो अच्छा नहीं होता, तो हम उसको पहले ही हटा देते हैं कि ओवरफ्लो हिडन ही है। ओवर यानी कि कंटेंट जो है इस एरिया से ओवरफ्लो ना हो, बाहर ना निकले, फैले ना, इस एरिया के अंदर मौजूद रहे। अब ये हमारा डिव हेडर है। अगर आप हेडर को देखें तो यहाँ हमारे हेडर में टॉप से ना थोड़ा सा स्पेस है, कितना है, अराउंड 25 पिक्सल, यानी कि बॉक्स के अंदर से। तो क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे पैडिंग, सही है। अभी हमारा मेन हेडर है ना, तो मैं इसको मेन हेडर को लेता हूँ क्लास से, मेन हेडर की क्लास ले ली मैंने। मैं पैडिंग दे देता हूँ टॉप से 25 पिक्सल, आगे पैडिंग, सही है। उसके बाद मैं इसको डिस्प्ले टेबल कर देता हूँ और विथ कर देता हूँ इसकी मैं 100% हो गई। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ मैंने ना इसके साथ इनर हेडर क्यों लिया। ये तो मेरा हो गया हेडर, सही। अब मैंने इनर हेडर इसलिए लिया कि मुझे मार्जिन ज़्यादा ना देना पड़े, देखें बस मैं तो फिर सेव कैसे करूँगा, तो रीलोड करूँगा तो मिट जाएगा, रीलोड करूँगा तो मिट जाएगा। देखो ना, ये कॉपी किया, फाइल में थोड़ी जाके सेव हो रहा है। अभी मैं इसको हटा दूँ, जैसे मैंने ये 2 चीज़ें कॉपी करके लेके गया हूँ ना, इसको मैं हटा देता हूँ और मैं इसको इसको मैं रीलोड कर देता हूँ। वो तो मिट गया जो मैंने लिखा था। तो ये तो वेबसाइट रन होगी तो वो जो एक्चुअल में इसका रिजल्ट वो तो फाइल से कॉपी करेगा ना। यहाँ तो हम सिर्फ जो कर रहे हैं वो उस टेम्प्रेरी तौर के लिए हमारे पास मौजूद है, टेम्प्रेरी टाइम के लिए, कि जब तक हमारा पेज रीलोड नहीं होता। तो सही है। अब हमने इनर हेडर को क्या करते हैं, मैं विथ देता हूँ 100% की और डिस्प्ले कर देता हूँ मैं टेबल। देखें अब क्या हो गया, ये पूरी विथ ना होगी। अब मैं क्या करता हूँ, मैक्स विथ जो है ना इसकी करता हूँ 1170। आपने देखा कुछ छोटा हो गया लेफ्ट साइड, राइट साइड से। मैं इसको करता हूँ मार्जिन 0 ऑटोमेटिक मैनेज हो गया मार्जिन ना, टॉप बॉटम 0 हो गया, लेफ्ट राइट ऑटो हो गया। सो अब ये क्या हुआ, ऑटो एडजस्टेड हो गया। मैं लेफ्ट से 20 देता, राइट से 20 देता तो वो कहीं से ज़्यादा होता, कहीं से कम हो जाता, बहुत ज़्यादा चांसेस थे। मैंने ऑटो कर दिया तो अब कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली बोथ साइड इक्वल कर दिया। क्लियर है। पैडिंग दे देता हूँ मैं, टॉप बॉटम मुझे पैडिंग नहीं चाहिए लेकिन लेफ़्ट राइट चाहिए। लेफ़्ट राइट आ गई पैडिंग, देखें ग्रीन वाली जो होती है पैडिंग होती है, और ये जो है ऑरेंज वाला ये मार्जिन है, ठीक है। अब हमारे को इस ये वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ जब तक, और हमारे को मेन हेडर में भी पैडिंग चाहिए थी। इसके अंदर क्या चाहिए थी, पैडिंग टॉप 25 पिक्सल, सही है। मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब मेन हेडर में पैडिंग ऑलरेडी लगी हुई हो तो हमने रिमूव कर दिया था, आ गया 3 चीज़ें बराबर। अब देखें इस चीज़, अब यहाँ समझने वाली बात है, ये जो हमारी रो है, रो के हमारे 3 डिफरेंट कॉलम हैं। अब चीज़ को समझें, मैंने क्या किया, पहले विथ दे दी मैंने इसको 33.3% की और फ्लॉट कर दिया लेफ्ट, फ्लॉटिंग एलिमेंट बना के उसको लेफ्ट पे ले गया, सही है, वो लेफ्ट पे आ गया। फिर दूसरे वाले के साथ मैंने क्या किया, दूसरे को भी मैंने सेम चीज़ दी, दूसरा बराबर में आ गया, तीसरा भी, और तीसरे वाले को भी मैंने सेम चीज़ दे के क्या कर दिया, टेक्स्ट अलाइन राइट कर दिया, और इस वाले की टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दी। तीनों चीज़ें बराबर में आ गई। अब मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं कि मैं, अब देखें मेरे को ना ज़्यादातर अगर नोट करें तो तीनों में ना मुझे सीधे सेम ही करनी पड़ी है सिवाय टेक्स्ट अलाइन के, बाकी चीज़ें मेरी सेम है। क्या चीज़ सेम है, 33 विद है, फ्लॉट लेफ्ट है, 33 विद है, फ्लॉट लेफ्ट है। अगर मैं ऐसा करता, मैं यहाँ पे सिर्फ एक कॉलम की विद रखता, मतलब एक कॉलम, और इसको ही तीनों की चीज़ दे देता, एक चीज़ दे देता। नहीं समझ में आया, मैं बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी मैं ऐसा करता हूँ, ये चीज़ समझ में आ गई ना, मैं एक काम करता हूँ, मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है। क्लास की आपको रिपीटेशन बता रहा हूँ, जैसे कि मुझे तीनों में ना मुझे एक ही सीसेस चाहिए, तो मैं क्या करूँ, फ्लॉट लेफ्ट विद 33.3%,
एक रूल से काम हो गया मेरा, हो गया ना एक रूल से काम। तो मैंने आपको CSS का रूल समझाने के लिए किया है, करेंगे हम तीनों रूल एक्स्ट्रा अप्लाई, सॉरी अलग अलग अप्लाई। ये कौन सा था हमारा, कॉल 1, उसके बाद था हमारे पास कॉल 2 और कॉल 3। एक मिनट, यहाँ पे हम सेव कर रहे हैं ना, सही है। वहाँ से तो रीलोड होके ख़त्म हो जाएगा ना, जैसी जब तक हम यहाँ पे जो भी करें ना, ये एक टेम्परेरी है। इंडेक्स में नहीं कर सकते, यहाँ पे नहीं कर सकते हम, ये चीज़ एडिट नहीं कर सकते ज़्यादा। HTML हमें पीछे से ही एडिट करके आ रही है। क्या करना है, क्योंकि ये CSS है और HTML है, ये दो अलग अलग लैंग्वेजेस पे काम हो रहा है ना एक टाइम पे। ये HTML पे, यहाँ पे सिर्फ HTML लिखी जाएगी अब, और यहाँ पे CSS आएगी टोटल। ये दो लैंग्वेजें और एक साथ मर्जर होकर चल रही हैं, एक से स्ट्रक्चर बन रहा है, दूसरे से फिनिशिंग हो रही है। हाँ, अलग अलग ही रखेंगे हम। 3 तरीके का बताया था मैंने आपको, एक्सटर्नल, इंटरनल, इनलाइन। इनलाइन इंटरनल यूज़ नहीं करें तो बचा कौन सा, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, हमारा टेक्स्ट लाइन जो था हमारा, इसका सेंटर था 2 का, और इसका 3 का क्या था, टेक्स्ट लाइन राइट। जी बन गया हमारा सेक्शन। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, मैं आपकी आसानी के लिए कोशिश करी थी कि आप लोगों को समझ में आए कि क्यों हो रही है, डिफ़िकल्ट हो रहा है। चलो यहाँ कर लेते हैं, सारी कोडिंग हम यहाँ कर लेते हैं। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, सही है, जिसके अंदर हम कुछ लिख सकें और सर्च करवा सकें। सबसे पहले तो आप बनाएंगे फॉर्म, सही। फॉर्म बना के आप खाली फॉर्म बना दें, उसके बाद अंदर लिखें इनपुट टाइप टेक्स्ट। जैसे आप इनपुट टाइप टेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या बन गया, एक बॉक्स बन गया जिसके अंदर आप कुछ भी लिखवा सकते हैं, ठीक है। दूसरा आप देखें, इसके अंदर ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ आ रहा है, जिसको क्या है, लिखा हुआ है सर्च, इस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, इसे कहते हैं प्लेस होल्डर। देखिए यहाँ पे भी हमारी डिज़ाइन में भी यहाँ पे सर्च लिखा हुआ आ गया। जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखूँगा वो बिट जाएगा, और जो मैं टाइप करूँगा वो आ जाएगा। इसके बराबर में हमें चाहिए बटन। आइकन से कभी भी हम एलिमेंट सबमिट नहीं करा सकते किसी भी इसका, तो हमें बनाना पड़ता है सबमिट बटन बनाना पड़ता है। और वैल्यू देंगे इसकी हम, देखिए हम खाली में बटन बनाऊंगा तो बटन तो बन जाएगा, ऑटोमेटिक वैल्यू आ गई। सॉरी, हम स्टाइल से करेंगे। वैल्यू मैं सिर्फ जस्ट फॉर एग्जांपल क्यू दे देता हूँ। ये आइकन के लिए मैंने बटन की विड्थ छोटा रखने के लिए इसको ये किया है, बटन की विड्थ छोटी रहेगी, और फिर हम बाद में इसको CSS के थ्रू आइकन लगा देंगे। अब जो हम चीज़ें इसके ऊपर करेंगे, अब हम वो करेंगे CSS के थ्रू। इस क्लास को एक और क्लास देते हैं, या इस फॉर्म को देते हैं, जो आपको बेहतर है। मैं इस डिफ को दूंगा, एक एक्स्ट्रा क्लास दे देता हूँ। मैं इसको दे देता हूँ सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स देने की वजह क्या है, यानी कि आप जितने भी एलिमेंट में अप्लाई करूँगा ना, वो सिर्फ सर्च बॉक्स से अप्लाई होने चाहिए और कहीं पे भी नहीं जानी चाहिए। क्लियर है? आपको लगता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, आप यहाँ से हटाएं, इसके अंदर डिफ बना के दे दें। अब आपको चीज़ें पता है कैसे समझ में आएंगी, आप बार बार जाएं, इसकी वीडियो को देखें बार बार, सब चीज़ें खुद क्लियर होती जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता करके। टाइम लगेगा लेकिन क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। सर्च बॉक्स आ गया हमारा, आप देखिए कैसे होगा। मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ सर्च बॉक्स आ गया, टाइप आ गई, और ये अब मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर मेरे बॉर्डर है नहीं, लेकिन हम बॉर्डर ले लेते हैं।
अब दोनों ही इनपुट हैं। अब मैं इसमें इनपुट इसको पकड़ूंगा तो इसमें भी सीधा आ जाएगी, इसको दूंगा तो इसमें भी सीधा आएगा। अब क्या करूँ, मैं क्लास दे देता हूँ इसको, इनपुट सर्च, इनपुट सर्च की क्लास दे देता हूँ मैं इसको, और इसको कौन सी देता हूँ, सर्च सबमिट। सही है। अब मैं इसको यहाँ पे क्लास देता हूँ, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे इसको CSS करता हूँ इसकी। यहाँ पे उसकी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। एक मिनट, कॉलम की हाइट ऑटो है, एडजस्टेड है, इसकी मेरे को हाइट देनी है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। जहाँ जिस चीज़ की मुझे हाइट की ज़रूरत नहीं है, जहाँ मैं ऑटोमेटिक रखना चाहता हूँ हाइट की, वहाँ मैं बताता नहीं हूँ कि हाइट हो। लेकिन बॉर्डर आ रहा है, मुझे बॉर्डर ना हल्का चाहिए थोड़ा सा, तो मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर दे देता हूँ। बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉरी बॉर्डर 1 पिक्सल, 1 पिक्सल बॉर्डर हो जाए, सॉलिड होना चाहिए, डैशेस वाला नहीं, सॉलिड हो, और उसका कलर जो ये हो जाए कलर। मैंने उसका कलर कोड भी बता दिया। ठीक है, हल्का सा बॉर्डर नज़र आ रहा है आपको, हल्का सा, बिल्कुल मैंने हल्का सा ही दिया है। अब रहेगी हमारा क्या, सबमिट बटन। सबमिट बटन के लिए हमारे को लगाना पड़ेगी इमेज, क्योंकि इस जगह पे हम सिर्फ इमेज ही लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, सर्च की CSS करें। CSS करने के लिए विड्थ क्या होनी चाहिए, विड्थ भी होनी चाहिए हमारे पास 30 पिक्सल। हाइट कितनी होनी चाहिए, सेम हाइट होनी चाहिए जितनी हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स की थी, ताकि ऊपर नीचे ना हो। और इसका बॉर्डर क्या होना चाहिए, बॉर्डर इसका 0 होना चाहिए, क्योंकि उसका बॉर्डर नहीं है कोई। और बैकग्राउंड कलर इसका जो है वो वाइट होना चाहिए, वाइट के लिए FFF लगता है, 000 ब्लैक के लिए लगता है। और बॉर्डर रेडियस जो है हमारे पास 5 होना चाहिए। वो ज़रूरी नहीं है 5, क्योंकि हम आइकन लगाने वाले हैं, बॉर्डर रेडियस की ज़रूरत नहीं है। सही है। क्यू नज़र आ रहा है अभी भी, तो क्यू को हम क्या करेंगे, अगर 1 मिनट में चेक कर लूँ यही होता है नहीं होता, थोड़ा सा याद नहीं है। ओके, कुछ भी नहीं करेंगे, कलर जो है ना वाइट कर देंगे, ताकि हमारा जो क्यू है वो नज़र ना आए। सही है। हमारा बटन मौजूद है, यहाँ पे दिख रहा है बटन, लेकिन देख नहीं रहा। तो अब क्या करें, अब हमारे को लगानी पड़ेगी बैकग्राउंड इमेज, ताकि वो हमारा कलर जो है वो जो नज़र आ जाए। तो बैकग्राउंड इमेज के लिए क्या करें, यहाँ आ जाएं आप, मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ इमेज। इसी में से निकाल लेंगे आप भी। थोड़ा सा टाइम है, सेम साइज मैंने 25 निकाला है, आप 30 निकाल लें। कंट्रोल शिफ्ट सी करा है, जो भी सिलेक्शन PSD में से निकालते हैं कंट्रोल शिफ्ट सी से निकालते हैं। सही। अब ये मेरा आइकॉन बन गया, मैं इसको ले जाता हूँ और एसेट्स में जाके, इमेजेस में जाके मैं लिखता हूँ सर्च आइकन .jpg। इस फाइल की ज़रूरत नहीं है, मैंने बंद कर दी। ठीक है। अब देखें यहाँ पे ना मैं लगाता हूँ बैकग्राउंड इमेज। ठीक है। URL में सबसे पहले क्या बताएंगे, सबसे पहले फोल्डर का नाम, क्योंकि आपका है एसेट्स, उसके बाद क्या है इमेजेस, उसके बाद जो हमारा नाम था उसका सर्च आइकन .jpg। लेकिन मैं बता रहा हूँ ये नहीं चलेगा। अब हम बैकग्राउंड से इमेज लगा रहे हैं, पहले हम इमेज टैग से लगा रहे थे, यहाँ बैकग्राउंड से लगानी है हमें। रिक्वायरमेंट चेंज हो गई ना हमारी, कि अब हम एक एलिमेंट को ओवरराइड कर रहे हैं। सही है, ताकि वो इमेज जो है एज अ बटन काम करे।
तो क्यों नहीं चल रहा ये, मैं आपको बताऊँ क्यों नहीं चल रहा। देखिए जब आप ना इस इमेज पे कॉल करते हैं ना, ये क्लिक इमेज है, ये इमेज आपने लगाई है ना अभी, आप इस पर क्लिक करें, सॉरी ऐसे क्लिक करें, ओपन क्लिक इन न्यू टैब, तो ये बोलता है इमेज ही फाउंड नहीं हो रही, एक्सेस ही नहीं हो रही इमेज। क्यों नहीं हो रही, जबकि इमेज तो पड़ी हुई है यहाँ पे। तो आप देखें जब इसने पहले एसेट्स का फोल्डर करा, उसके अंदर वो उसने CSS की फाइल उठाई, CSS की फाइल के अंदर उसने एसेट का फोल्डर ढूंढा। अब देखें यहाँ पर जब हम इमेज लगा रहे थे तो हम यहाँ से फोल्डर ढूंढ रहे थे, फाइल के पास से फोल्डर ढूंढ रहे थे, और फाइल के पास से फोल्डर को कॉल कर रहे थे। यहाँ से हम क्या करते थे, एसेट इमेजेस इमेज, लेकिन यहाँ तो CSS की फाइल है ही नहीं हमारी। CSS की फाइल कहाँ है, CSS के फोल्डर में। अब जब आपने यहाँ से जब कॉल कराया तो यहाँ वो कौन सा फोल्डर ढूंढ रहा है, एसेट्स का, फिर इमेजेस का। यहाँ तो उसको फोल्डर ही नहीं मिल रहा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो यहाँ फोल्डर बनाओ एसेट और इमेजेस का अगेन, या तो सबसे पहले इसको इस फोल्डर से बाहर ले जाओ फाइल को, या फिर कोड से बाहर ले जाओ। किसी भी फोल्डर से बाहर आने के लिए कोडिंग के थ्रू // लगाते हैं, तो ये एक बार एक फोल्डर से बाहर आ जाएगा। मसलन आप इस फोल्डर में हो, फाइल आपकी इस फोल्डर में, अब आपको इमेजेस के लिए बाहर जाना है, आपने / लगाया, / दबाया, तो आप इस फोल्डर में आ जाओगे। इस फोल्डर में आपके पास डायरेक्ट कौन सा फोल्डर बचा, इमेजेस का, एसेट्स आपका नहीं है, ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ क्या बचा, इमेजेस, क्योंकि एसेट्स तो इसके भी बाहर है। अब तो इमेजेस डायरेक्ट ही ले लोगे आप यहाँ से इसको क्या करो, रीलोड कर दो। इमेज नज़र आना शुरू हुई, फॉन्ट साइज आप देखो यहाँ पे हल्का सा ना क्यू भी ओवरलैप करता हुआ नज़र आ रहा होगा, हल्का सा ना, तो आप वो वाइट कलर है इस वजह से, लेकिन हम क्या करेंगे इस बार फॉन्ट भी 0 कर देंगे, फॉन्ट साइज 0, ताकि दिखे ही ना बिल्कुल। अब जब बैकग्राउंड है ना इमेज में छोटी हो गई, तो अब क्या करें, बैकग्राउंड साइज जो है ना हमारा हो जाए कवर, यानी हमारी जो इमेज है ना वो कवर कर ले इसको। आ गया, ऊपर नीचे हो गया, अब हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, फ्लॉट लेफ्ट करें, अब इसको एडजस्ट हो जाएगा। ये फ्लॉट लेफ्ट इसको भी करें और इसको भी करें, दोनों को हम करते हैं फ्लॉट लेफ्ट, हो गया बराबर, लग गई इमेज। फ्लॉट लेफ्ट करने से जो बीच में वाइटर स्पेस आ रहा था ना वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा आइकन नीचे आ रहा था, अब वो आइकन बराबर में आ गया। मैं इस रूल को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यही किया है मैंने ज़्यादातर कोड, अब तो आसानी से समझ आना चाहिए। इसको मैं वापस बंद कर देता हूँ, देखिए आपका आ गया आइकन, अब ये क्लिक भी कर रहा है प्रॉपर एक सबमिट। अब इसके अंदर आप ना रिक्वायर्ड भी लगा सकते हैं, अगर जब चाहते हैं कि कोई बंदा इसको क्लिक करे बटन, तो वो पहले बोले कि भाई ये जो टैक्स है ना ये रिक्वायर्ड है, इसमें कुछ ना कुछ इनपुट करो। अब वो पहले लोड करने दे रहा था, अब लोड नहीं करने दे रहा, क्यों, बोला पहले इसमें कुछ फिल तो करो, ये जो फील्ड है रिक्वायर्ड है, तो जब तक मैं इसमें फिल नहीं करूँगा ये बोलता रहेगा प्लीज़ फिल आउट द फील्ड, अब कर देगा रीलोड। ठीक है, ये इसे कहते हैं रिक्वायर्ड फील्ड बनाना, यानी कि ये बगैर इसके सबमिट नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लोगो है। लोगो को यहाँ से आप कॉपी कर लें, सेम प्रोसीजर, मैंने ये कॉपी कर लिया, Ctrl+Shift+C से न्यू फाइल ले लूँगा अब मैं, और मैं इसको सेव कर देता हूँ, लोगो डॉट, सही है, लोगो से ऐड कर दी मैंने। अब लगेगी हमारी फाइल यहाँ पर डायरेक्ट इमेज से, क्यों, सबसे पहले लगेगा हैंकर हैरिफ, और इसके अंदर लगाएंगे अब index.html, क्योंकि हमारी मेन फाइल कौन सी है, इंडेक्स, और इसको क्लोज करेंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे, इमेज सोर्स एसेट्स इमेजेस लोगो डॉट JPG, अभी हमने JPG रखी है ना इसलिए JPG, और क्लास के तौर पर भले हमें यूज़ करनी हो ना हो, हम एहतियातन क्लास दे देते हैं लोगो। अलाइन सेंटर पहले ही कर दिया था ना, जब भी तो सेंटर में आया है, ये डिव को सेंटर कर दिया था ना मैंने, देखें इस वाली डिव को मैंने सेंटर कर दिया था पहले, ये हुआ सेंटर हुआ है, तो मैंने पहले ही सेंटर कर दिया था इसको। अब रह गया हमारे पास ये ऑप्शन साइन अप और साइन इन, तो ये दो लिंक लगे हुए इधर, एक साइन अप और एक साइन इन है। अभी तो इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे ये लगे हुए कैसे, यहाँ लगा हुआ है एक H5 ले लेते हैं, या कुछ भी आप लगाना चाहें, या पैराग्राफ लगाना चाहें तो आप पैराग्राफ ले लेते हैं, एक पैराग्राफ लगा दें,
सही है। पैराग्राफ के अंदर आप ले लें ए हैरिफ, क्योंकि आपका साइन अप का जो है वो लिंक होगा, तो लिंक के लिए आपको हैरिफ लगाना ज़रूरी है। और आप इसको क्या कहेंगे, साइन अप स्लैश ए हैरिफ हैश साइन इन। ठीक है, तो अब आप यहाँ जाएंगे तो देखिए यहाँ पे आपके पास चेंज हो गया, दोनों लिंक बनकर आ गए आपके। ठीक है, आ गया बनकर। अब इसके साथ साथ ना हम फॉन्ट भी लगाना सीखेंगे, गूगल फॉन्ट। यहाँ रोबोटो फॉन्ट लगा हुआ है, मेरे को पर्सनली कोई खास पसंद नहीं है रोबोटो फॉन्ट, इसलिए हम फॉन्ट चेंज लगाएंगे, दूसरा फॉन्ट लगाएंगे कोई ना। रोबोटो भी लगा सकते हो आप अगर आपको पसंद है, तो मुझे पसंद नहीं है तो मैं वी कैन चेंज द फॉन्ट। गूगल फॉन्ट लगाएंगे। गूगल फॉन्ट लगाने का बेहतरीन तरीका, fonts.google पे जाएं, यहाँ से आप सर्च करें फॉन्ट। जैसे कि मैं, वैसे तो जो डिज़ाइन में होता है फॉन्ट वही लगाते हैं, कोई आपके ऑप्शन नहीं होती कि आप कोई और फॉन्ट लगाएं, लेकिन फ़िलहाल अभी हम सीख रहे हैं तो हम ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब आप किसी कंपनी में या किसी क्लाइंट का काम करेंगे, जो फॉन्ट डिज़ाइन में लगाया है सेम फॉन्ट आप लगाएंगे। रोबोटो भी सेम तरीके से लगेगा, लेकिन रोबोटो भी यहाँ मौजूद है कि नहीं, रोबोटो भी इसी तरीके से लगेगा, लेकिन हम लगा रहे हैं DM सेंस। ये फॉन्ट मैंने खोला, इस फॉन्ट को मैं क्या करूँगा, देखिए मैं सेलेक्ट करूँगा सबसे पहले रेगुलर स्टाइल, ये चाहिए मुझे, मीडियम चाहिए और बोल्ड चाहिए। ये तीन मैंने सेलेक्ट की ना, ये देखिए यहाँ रेड आइकन, रेड आ गया हल्का सा, मैं क्लिक करूँगा तो वो मेरे कह रहा है कि आप ये लिंक कॉपी कर लें, यहाँ से यहाँ तक को कॉपी कर लें और अपनी HTML में हेड में डाल दें, स्टाइल शीट से ऊपर। फॉन्ट जब हम वो फॉन्ट हम जब डालते हैं, अब हम कस्टम फॉन्ट लगाते हैं। अभी हम गूगल फॉन्ट लगा रहे हैं गूगल की API के थ्रू। फोल्डर हमने इसलिए बनाया था कि इनकेस अगर हमें कस्टम फॉन्ट लगाना पड़े, लेकिन अभी हम फॉन्ट कौन सा लगा रहे हैं, गूगल फॉन्ट, गूगल के सर्वर से लगा रहे हैं डायरेक्ट। अगर हम फॉन्ट कोई लोकल फॉन्ट लगाते तो हम क्या करते हैं, हम पहले उसको फॉन्ट के फोल्डर में रखते, फिर वहाँ से लिंक कराते। लेकिन इस टाइम गूगल फॉन्ट लगा रहे हैं तो गूगल ने ऑटोमेशन करने के बाद हमें लिंक बना के दे दिया। गूगल बोलता है कि ये लिंक लगाओ, हर जगह मेरा फॉन्ट आ जाएगा। अपने सर्वर पे क्यों होस्ट कर रहे हो, तुम्हारा सर्वर फिर भी डाउन हो सकता है। क्या गूगल का सर्वर डाउन हो सकता है इतनी आसानी से? बहुत रेयर चांसेस है गूगल का सर्वर डाउन होगा। सो आपने ये किया और यहाँ पर देखें फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन बोल रहा है याली फॉन्ट फैमिली का रूल यूज़ करें आप, और मेरा फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा आपके डिज़ाइन में। अब देखो इसके दो तरीके हैं, या जहाँ जहाँ आपको फॉन्ट की ज़रूरत है आप वहाँ हर डिज़ाइन में जाके जैसे यहाँ ज़रूरत है यहाँ लगा दो। एक मिनट, कंट्रोल शिफ्ट, जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है वहाँ वहाँ वो रूल आप लगाते रहो। जैसे कि मसलन मिसाल के तौर पर ये चीज़ हमें लगानी है, जिस डिप में जाऊँ मैं यहाँ लगा दूँ, मुझे यहाँ भी ज़रूरत है यहाँ भी लगा दूँ, ये ज़्यादा बेहतर है, या मैं एक काम करूँ बॉडी पे लगा दूँ, सब पे अप्लाई हो जाएगा। मैं बॉडी पे लगाता हूँ, सब पे अप्लाई हो जाएगा। फॉन्ट अच्छा हो गया, वो रहा ऊपर। इसका कलर चेंज कर देते हैं, आज नहीं रखते हैं। फिर कॉल 3 के एंकर को इसका कलर कर देते हैं, और टेक्स्ट जो अंडरलाइन आ रही है इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन का कर देते हैं नन। अंडरलाइन चली गई और आपने इसको क्या कर देना है, यहाँ पेस्ट कर देना है। इसको आप बंद करें, आपका फर्स्ट रो जो है इसकी रेडी हो गई। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में इसको हम क्या कवर करेंगे, कैसे इसका हेडर कंप्लीट होता है, देन हीरो एरिया भी इसके साथ कंप्लीट होता है। थैंक यू।